हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो लास्ट क्लास में अपने डिस्कस किया था गोट ब्रीड्स का। इस बार डिस्कस करेंगे अपने सिक ब्रीड्स का। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजी है जो अपने को समझनी होगी, उसके बाद में अपने उसकी ब्रीड्स के बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग देना सिक ब्रीड्स यानी भेड़ की नस्लें। सबसे पहले बात करेंगे इसको किस नाम से जाना जाता है। इसके लिए दो नाम मुख्यतः लिए जाते हैं। सबसे पहले बात करें साइंटिफिक तरीके से तो इसे कहा जाता है कि इसकी एक विशेषता यह रहती है कि सबसे ज्यादा जो परजीवी है वो इसी के अंदर रहते हैं। ठीक है ना, यानी कि इसका जो आमाशय होता है, स्टोमच होता है, उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या है, परजीवी पाए जाते हैं। परजीवी में भी बात करें कौन सा परजीवी, जैसे यकृतकृमि हो गया और फिताकृमि हो गया, जिसे लीवर फ्लूक वगैरह कहते हैं। तो इसीलिए इसको नाम दे दिया परजीवियों का म्यूजियम। परजीवियों का म्यूजियम। इसी प्रकार इसे सामान्य भाषा की बात करें तो सामान्य भाषा में इसे गार्डर नाम से भी जाना जाता है, गार्डर। इसके बाद में राजस्थानी भाषा में इसका शब्द लिया जाता है, वो है लरडी नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये इसके अन्य नाम है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। अब बात करते हैं अपने इसके जूलॉजिकल नेम की या वैज्ञानिक नाम की। वैज्ञानिक नाम, उसके बाद में बात करेंगे अपने इसके कुल की, यानी ये किस कुल या परिवार से बिलोंग करती है या रहता है इसका। उसके बाद में बात करेंगे इसमें गुणसूत्र की संख्या की, यानी कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसके बाद में बात करेंगे अपने मान्य प्राप्त नस्लें, मान्य प्राप्त नस्लें। उसके बाद में बात करते हैं अपने राजस्थान में मान्य प्राप्त नस्लें कितनी पाई जाती है। राजस्थान में मान्य प्राप्त नस्लें, तो सबसे पहले अपने डिस्कस करते हैं वैज्ञानिक नाम की। वैज्ञानिक नाम है ओविस एरिस। कई जगह आपको एरिस भी मिल जाएगा, दोनों ही सही है। उसके बाद में कुल की बात करें तो मैंने बताया था गाय, भैंस, भेड़, बकरी, चारों का कुल एक ही है, कौन सा, बोविडी कुल। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं टूवन गुणसूत्र की संख्या। टूवन यानी गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है 54 यानी 54। ठीक है, गाय भैंस में 60 थी, सुअर में 38 बताई थी, दलदली भैंस में 48, और जो अपनी रिवर बुफेलो थी, जलीय भैंस थी, उसमें कितने बताई थी मैंने, 50 बताई थी। ठीक है, केमल में 74 होती है। मान्य प्राप्त नस्लों की बात करें तो वर्तमान समय में 44 इसकी मान्य प्राप्त नस्लें हैं। ठीक है, और राजस्थान में कितनी मान्य प्राप्त नस्लें पाई जाती है इन 44 में से, तो राजस्थान में 8 नस्लें ही मान्य प्राप्त पाई जाती हैं। और पूरे विश्व की बात करूं मैं, विश्व में, तो विश्व में भेड़ की 200 से अधिक, विश्व में भेड़ की 200 से अधिक नस्लें पाई जाती है, नस्लें पाई जाती है। तो विश्व में तो 200 से अधिक है, लेकिन भारत में मान्य प्राप्त कितनी है, ओनली फॉर 44 ही है। ठीक है, और ये सभी को पता है कि मान्यता कौन देता है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। कहां पे, ये करनाल में, करनाल, हरियाणा। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो अपने स्थिति जानते हैं, भेड़ों की स्थिति क्या है संख्या के अंदर, भारत के अंदर, विश्व के अंदर। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं विश्व में भेड़ की संख्या में, भेड़ की संख्या में भारत का स्थान, भारत का स्थान कौन सा स्थान है वो देखेंगे। तो विश्व की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट रैंक पे कौन है। फर्स्ट रैंक की बात करें विश्व में तो वो है चाइना, चीन। ठीक है, अब बात करें भारत की, तो भारत का है जी थर्ड स्थान, तीसरा स्थान। तो विश्व में भारत का कौन सा स्थान हुआ, तीसरा स्थान हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं भारत में फर्स्ट कौन है। भारत में भेड़ की संख्या में, भेड़ की संख्या में
प्रथम राज्य। तो भारत में जो भेड़ की संख्या में प्रथम राज्य है वो है तेलंगाना। तेलंगाना। अब भारत में तो तेलंगाना है, लेकिन अपनी स्थिति किसकी पढ़नी है? राजस्थान की। तो राजस्थान की बात करें तो भारत में भेड़ की संख्या में राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान का चौथा स्थान है। राजस्थान का चौथा स्थान है। पहला किसका हुआ? तेलंगाना का, और चौथा किसका हुआ? राजस्थान का हुआ। अब राजस्थान में भी प्रथम कौन है? राजस्थान में प्रथम तो राजस्थान में प्रथम है, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में प्रथम है बाड़मेर। बाड़मेर। राजस्थान में प्रथम कौन सा जिला है? बाड़मेर। और बात करें सबसे कम, राजस्थान में सबसे कम, तो राजस्थान में सबसे कम भेड़ें पाई जाती है बांसवाड़ा जिले में। तो ये तो क्या थी, इनकी संख्या के आधार पे विश्व में भारत की स्थिति, भारत में राज्य की स्थिति और राज्य में राजस्थान की स्थिति। अब बात करेंगे अपने ऊन उत्पादन से संबंधित। ये डाटा एक बार थोड़ा सा देख लेना आप वीडियो को रोककर। विश्व में ऊन उत्पादन में भारत का स्थान। विश्व में ऊन उत्पादन में भारत का स्थान। जैसे ये क्वेश्चन आपने देखा, आपके माइंड में आया होगा कि प्रथम स्थान है, लेकिन नहीं, वो दिन गए जब प्रथम था। ठीक है ना। अभी भारत की जो विश्व में स्थिति है वूल प्रोडक्शन, ऊन उत्पादन के अंदर, उसमें आ गया जी 9th रैंक पे, अपने 9वें स्थान पे। ठीक है। और जो फाइन वूल उसकी बात करें तो उसमें 6th रैंक पे है। तो मोस्टली जो ऊन अपने उत्पादित हो रही है उसके हिसाब से अपने किस स्थान पे है? 9वें स्थान पे स्थित है पूरे विश्व के अंदर। ठीक है। और कुल विश्व का, यानी विश्व का 2% ऊन भारत उत्पादित करता है जी। भारत उत्पादित करता है। यानी विश्व का कितने 2% जो ऊन है ना वो भारत उत्पादित करता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि राजस्थान में प्रथम कौन है? राजस्थान में, सॉरी, भारत में प्रथम, राजस्थान में नहीं, भारत में प्रथम की बात करेंगे। अगर भारत में ऊन उत्पादन में प्रथम, ऊन उत्पादन में प्रथम, तो भारत की बात करें तो भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान राज्य का प्रथम स्थान है। राजस्थान। भारत में ऊन उत्पादन की बात करें तो राजस्थान राज्य का क्या है? प्रथम स्थान है। और कुल भारत का जो ऊन उत्पादन हो रहा है उसका 36.81%, 36.81% अकेला कौन उत्पादित कर रहा है? राजस्थान कर रहा है। पहले 40% करता था, फिर 37 था, अभी कितना है? 36.81%। ओनली राजस्थान भारत का ऊन उत्पादित कर रहा है और प्रथम स्थान पर ऊन उत्पादन में, लेकिन संख्या के आधार पे अपने कौन से स्थान पे है? चौथे स्थान के अंदर है। ठीक है ना। चलो, ये कुछ बेसिक डाटा थे। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSWRI। फुल फॉर्म क्या है इसकी? सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पे स्थित है? यह है अविका नगर, मालपुरा तहसील है और जिला कौन सा है? टोंक।
और स्थापना कब हुई इसकी? 1962, 1962 के अंदर इसकी स्थापना हुई है। और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ है, सन का भी पूछा हुआ है, इसके अलावा इंस्टीट्यूट का भी पूछा हुआ है। इसके साथ में एक बात और सुनना, एक एग्जाम में पूछ लिया था कि राजस्थान के अंदर बकरी का रिसर्च सेंटर कौन सा है, ठीक है। तो कोई पर्टिकुलर सेंट्रल इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट का नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें भेड़ के साथ साथ में क्या है, बकरी पे भी ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट या रिसर्च का कार्य किया जाता है। तो उसका आंसर सही क्या था? अविका नगर मालपुरा टोंक है। तो इसलिए ये बात हमेशा याद रखना, यहाँ पे सिप पे तो मेनली रिसर्च किया ही जाता है, इसके अलावा किस पे रिसर्च करते हैं? गोट पे भी होता है। अब आप बोलोगे कि सर फतेहपुर भी एक ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है सिप का, उसके अलावा कोडमदेसर बीकानेर में भी है। बिल्कुल है, क्योंकि वो सब सेंटर दिए हुए, ठीक है ना। जैसे फतेहपुर सीकर के अंदर दे दिया सिप का, तो वो क्या उसका सब सेंटर है, ठीक है। इसके अलावा अपने बीकानेर में भी है सब सेंटर, ठीक है, जो अपने सेंट्रल एरिड जो जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके पास में, ठीक है। इसके बाद में अपने बात करते हैं कि सेंट्रल ब्रीडिंग फार्म कहाँ पे है सिप का, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल ब्रीडिंग फार्म यानी केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र। मैंने लास्ट क्लास में पहले बताया था आपको कि 3 एनिमल का एक जगह ही ब्रीडिंग फार्म है, किसका? सिप का, बुफेलो का और इक्वाइन्स घोड़ों का। तो कहां पे बताया था मैंने, आपको याद हो तो वो मैंने बताया था आपको हिसार कहां पे? हरियाणा। तो ये क्या है? केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म है, जहां पर इनका जनन द्रव्य संरक्षित रखा जाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, आप इसको देख लेना। बात करते हैं आगे। चलो अब बात करते हैं प्रथम क्लोन भेड़। प्रथम क्लोन भेड़ हूबहू उसकी कॉपी बना देना, ठीक है। तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था डॉली। डॉली उसका नाम था। और विकसित किसने की थी? डॉक्टर इयान विल्मुट। इन्होंने क्या है, इसको विकसित किया था। बाद में मोली को भी विकसित किया था, जो कि क्लोन ही तैयार किया गया था, लेकिन बाद में क्या है, इसको बैन कर दिया गया था, ठीक है ना। अब बात करते हैं कुछ टर्म्स है। सीयरिंग आपने सुना होगा, सीयरिंग क्या होती है। उसके बाद में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। सबसे पहले बात करते हैं सीयरिंग। भेड़ में ऊन उतारने की प्रक्रिया। भेड़ में रेड कलर से शायद थोड़ी दिक्कत आती होगी आपको देखने में, इसलिए दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। भेड़ में ऊन उतारने की प्रक्रिया। ऊन उतारने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? सीयरिंग कहलाएगी, ठीक है। अब यह वर्ष में कितनी बार करते हैं? तो वर्ष में 2 बार की जाती है। 2 बार की जाती है। अब अगर 2 बार करेंगे तो पहली बार कब करेंगे? फर्स्ट बार करेंगे मार्च अप्रैल, और दूसरी बार कब करेंगे? सितंबर अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर। ये तो मोस्टली राज्य में की जाती है, लेकिन 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर यह प्रक्रिया वर्ष में कितनी बार करते हैं? 3 बार करते हैं। कौन से राज्य हैं वो? तो वो है राजस्थान व जम्मू एंड कश्मीर। इसमें वर्ष में कितनी बार करते हैं? वर्ष में 3 बार करते हैं। क्यों? इसका रीजन होता है गर्मी व सर्दी के कारण। क्यों?
क्योंकि राजस्थान में ज्यादा क्या गर्मी पड़ती है और जम्मू कश्मीर में क्या है, ज्यादा सर्दी पड़ती है, ठीक है ना। तो इसीलिए वहां पे नस्लें भी ऐसी पाई जाएंगी जो कि वहां पे रेजिस्टेंट रहती है, ठीक है ना। उन पे सर्दी का, जैसे जम्मू कश्मीर की है जो नस्ल, तो वहां पे क्या है, उस पे सर्दी का प्रभाव कम रहेगा, ठीक है। और राजस्थान के जैसे मारवाड़ी जो भी नस्लें हैं, तो उनमें क्या है, गर्मी का प्रभाव है कम रहता है। इसीलिए ये इसका रीजन है कि इनमें 3 बार उनकी कटाई की जाती है। अब बात करते हैं अपने डॉकिंग की। डॉकिंग की बात करें तो भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया, भेड़ में पूंछ काटना क्या कहलाता है, डॉकिंग कहलाता है। मोस्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट है, उपयुक्त आयु याद रखना, क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत बार। तो उपयुक्त आयु जो है वो होती है 7 से 14 दिन, यानी 1 से 2 सप्ताह है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, याद करना पड़ेगा। क्यों पूंछ काटी जाती है? पूंछ काटी जाती है परजीवियों से रक्षा हेतु, से रक्षा या सुरक्षा हेतु। देखो मेरी 2 रीजन कह सकते हैं अपने। एक तो जैसे जहां से पूंछ का उद्गम है वहीं पे मलद्वार होता है और भेड़, जो अपने भेड़ है उसका मल क्या है, उसकी ऊन के अंदर चिपक जाता है, ठीक है ना। तो वहां पे क्या है, लाखों संख्या में कीटाणु होते हैं और उस टेल को या पूंछ को क्या डैमेज कर देते हैं, ठीक है ना। इसीलिए पूंछ काट दी जाती है। और दूसरे कारण की मैं बात करूं तो दूसरा रीजन ये है भी है कि उसको चरने के लिए अपने बाहर भेजते हैं। तो बाहर भेजते हैं, पूंछ लंबी होने के कारण झाड़ियां वगैरह उनके कंटीले जो होते हैं वो लग जाते हैं। इसके अलावा जो और रास्ते में जीवाणु वगैरह उनका भी मतलब संक्रमण उसके अंदर होता है। इसीलिए भेड़ के अंदर पूंछ को काटा जाता है, न कि सुंदर बनाने के लिए पूंछ को काटा जाता है। एक बार इसको देख लीजिए, फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलो यहां तक आपने सबने देख लिया है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं अपने इसके अंदर। तो एक क्वेश्चन आप ध्यान में रखना कि अर्थव्यवस्था में किस पशु का मुख्य योगदान है। अर्थव्यवस्था में मुख्य योगदान, इसका आशय यह है कि एक कौन सा जो पशु है जिससे क्या है, मतलब ज्यादा इनकम अपने प्राप्त कर सकते हैं, या जिसका जो उत्पाद अपने को प्राप्त होता है उसका अपने घरेलू तौर पे कम यूज कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि भेड़ को मुख्यतः आप 2 ही पर्पस से पालोगे। एक तो आपको उसको मांस के लिए पालोगे और दूसरा आप क्या पालोगे, इसको ऊन उत्पादन के लिए, ठीक है ना। तो मांस के लिए प्लस ऊन, इन दोनों के लिए आप पालते हो, लेकिन मुख्यतः अपना उद्देश्य क्या रहता है, ऊन प्राप्त करना, ठीक है। तो अब ऊन जैसे प्राप्त आपने की तो उसका घरेलू तो कोई उपयोग आप कर नहीं सकते, ठीक है। उसको तो मार्केट में बेचोगे आप, ठीक है ना। तो इसीलिए अपने को क्या ज्यादा इनकम प्राप्त होती है। इसीलिए भेड़ को क्या है, मुख्य जो अर्थव्यवस्था योगदान के अंदर गिना जाता है, ठीक है ना। तो कौन सा पशु होगा, भेड़, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इंस्टीट्यूट की जो संबंधित है और पूछे जाते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले बात करेंगे अपने ऊन मंडी, उसके बाद में बात करेंगे ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, उसके बाद में अपने बात करते हैं ऊन विकास बोर्ड की, उसके बाद में अपने बात करते हैं ऊन प्रशिक्षण केंद्र की, उसके बाद में बात करेंगे ऊन आयात निर्यात केंद्र की, उसके बाद में बात करेंगे अपने वूल
securing and drying प्लांट की। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इनके आंसर देखो। सबसे पहले मैंने क्यों कंपेयर किया, ताकि आप इसको इजी से याद कर सको। सबसे पहले मैंने लिखा है सबसे पहले ऊन मंडी। आप कह सकते हो कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी भी है, ठीक है। तो कौन सी जगह पे स्थित है? बीकानेर के अंदर, बीकानेर। दूसरा मैंने इसके नीचे लिखा है ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, यानी ऊन की जो क्वालिटी है वो जांच करना प्रयोगशाला के अंदर। तो सीधी सी बात है जी, जहां पे ऊन मंडी होगी वहीं पे क्वालिटी की जांच की जाएगी और उसकी जो है उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके फिर उनका प्राइस दिया जाएगा। तो ये भी कहां पे होगी? बीकानेर के अंदर, बीकानेर। क्योंकि ऊन होती है वो उनके लेंथ और उनकी क्वालिटी के आधार पे उनको बांटा जाता है और प्राइस दिया जाता है। अब बात करते हैं ऊन विकास बोर्ड। ऊन विकास बोर्ड है जी जोधपुर के अंदर, जोधपुर। ऊन प्रशिक्षण केंद्र मोस्टली एनिमल के ही नहीं, अन्य सेक्टर के भी जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं वो राजधानी के अंदर स्थित होते हैं। तो इसका भी ट्रेनिंग सेंटर कहां पे है? राजधानी जयपुर के अंदर है। अब बात करते हैं ऊन आयात निर्यात केंद्र, यह स्थित है कोटा। और उसके बाद हम बात करते हैं वुल सिक्योरिंग एंड ड्राइंग सेंटर, यानी ऊन को अलग अलग करना और उसको सुखाना। तो इसका जो प्लांट है ये कहां पे स्थित है? यह है जी बयावर में, बयावर। तो ये कुछ इससे संबंधित इंस्टीट्यूट थे अपने राजस्थान के अंदर जो आपको याद करने हैं। एक बार इनको देख लीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। चलो सर जी बात करते हैं आगे इसके अलावा। अब बात करते हैं पेल्ट। पेल्ट क्या होता है? एक पुल्ड ऊन, एक मौसम आधारित पशु, मौसम आधारित पशु। उसके बाद में बात करेंगे फलसिंग। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि पेल्ट क्या होता है। पेल्ट किससे प्राप्त की जाती है? पेल्ट एक घुंघरालू ऊन होती है जो कराकुल नस्ल है उसके मेमनों को कम उम्र में मारकर प्राप्त की जाती है। तो याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि कराकुल नस्ल से कौन सी ऊन प्राप्त होती है, तो वो पेल्ट। तो कराकुल, पेल्ट जो ऊन है वो किस नस्ल से प्राप्त होती है? कराकुल नस्ल से। कराकुल है, ठीक है ना। हाँ, कराकुल नस्ल से कौन सी ऊन प्राप्त होगी? पेल्ट। उसके बाद बात करते हैं पुल्ड ऊन। तो पुल्ड ऊन कहते हैं मरी हुई भेड़ से ऊन प्राप्त करना, मरी हुई भेड़ से ऊन प्राप्त करना, ऊन प्राप्त करना। कौन सी होगी? पुल्ड ऊन। मौसम आधारित पशु कौन सा है? भेड़, क्योंकि यह एक मुख्य मौसम में ही प्रजनन करता है। ठीक है, अगर बात करें तो यह मुख्यतः एक तो फरवरी के अंदर और अगस्त के अंदर, 2 महीनों के अंदर क्या है? ज्यादा प्रजनन करता है और गर्भित होता है, इसीलिए इसको टर्म दे दी मौसम आधारित पशु। जैसे साइलेंट हीट मैंने क्लास में बताया था, किस में पाई जाती है? बुफेलो में। क्यों? क्योंकि वह अर्धरात्रि को हीट के लक्षण प्रदर्शित करती है और अन्य पशु के मुकाबले कम करती है, तो उसको क्या स्पेशल टर्म दे दी थी? साइलेंट हीट। उसी प्रकार इसको दे दिया मौसम आधारित पशु। ठीक है, फलसिंग की बात करते हैं तो गर्भित होने के 3-4 सप्ताह बाद, 3-4 सप्ताह बाद दिए जाने वाला अतिरिक्त आहार जिसमें क्या हो? प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो, क्या कहलाएगा? फलसिंग। और कितना? लगभग 200 से 300 ग्राम
प्रतिदिन, पर डे क्या है, अतिरिक्त राशन दिया जाता है, जिससे क्या है कि उसके बच्चे का विकास अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, तो एक बार देख लो इसको, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं पहाड़ों पर तेज गति से चढ़ने वाली नस्ल, तो वो कौन सी है, गद्दी। इसके बारे में बात करते हैं कश्मीर की प्रसिद्ध नस्ल, कश्मीर की प्रसिद्ध नस्ल, तो कौन सी होगी, गद्दी। तो क्या पहाड़ों पर तेज गति से चढ़ने वाली होती है, और कश्मीर पर या कश्मीर की जो सबसे बेस्ट नस्ल है वो कौन सी है, गुरेज। अब बात करते हैं भेड़ की सबसे लंबी नस्ल, लंबी नस्ल की बात करें तो लैस से कौन सी बना देना आप, लिकोन क्या है, भेड़ की सबसे लंबी नस्ल है जी। और बात करें ऊंची नस्ल की, भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है, तो ऊंची नस्ल है नेल्लोर। ठीक है, ऊंची नस्ल कौन सी होगी, नेल्लोर है, वो सबसे ऊंची है, और लंबी कौन सी है, लिकोना। एक बार देख लो, उसके बाद में अपनी बात करते हैं अनेक चीज की। चलो, कुछ बेसिक क्वेश्चन थे अपने शिप से रिलेटेड, मैंने सभी करवा दिए हैं, इसके अलावा कोई भी होगा तो आपको करवा देंगे। ठीक है ना। अब बात करते हैं ब्रीड्स की, यानी कौन कौन सी नस्लें हैं जो अपने कोर्स में है और उनसे क्वेश्चन पुट आउट किए जाते हैं। सबसे पहले जो आप ब्रीड देख रहे हो, यह कौन सी नस्ल है, यह सबसे इंपॉर्टेंट राजस्थान की दृष्टि से, भारत की दृष्टि से। ठीक है, कौन सी, चोकला नस्ल की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी उत्पत्ति स्थान की। इसका उत्पत्ति स्थान है जी शेखावटी क्षेत्र, और शेखावटी क्षेत्र सभी को पता है कौन सा, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जो क्षेत्र है वो कौन सा है, शेखावटी क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अन्य नाम कौन कौन से इसके अन्य नाम हैं। तो इसको एक तो राजस्थान में भारत की मेरिनो नाम से जाना जाता है, राजस्थान में भारत की मेरिनो। इसके अलावा इसे शेखावटी नाम से तो जाना ही जाता है, इसके अलावा इसे छापर नाम से भी जाना जाता है, अब देखो बात करते हैं इसकी विशेषताएं, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। विशेषता की सबसे पहले बात करूं तो भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर सबसे जो बढ़िया क्वालिटी की ऊन है वो किससे प्राप्त होती है, अपने को चोकला से प्राप्त होती है। इसीलिए इसको एक विशेष टर्म दे दी कि राजस्थान में भारत की मेरिनो। क्यों, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर सबसे उच्च क्वालिटी की, सबसे सूक्ष्म, सबसे बढ़िया जो वूल या ऊन पाई जाती है वो होती है मेरिनो की, और उसी का उपनाम या एक नाम से इसको संबोधित किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके चेहरे को। ठीक है, तो जो मोस्टली ये जो ब्रीड है इसका चेहरा 90%, यानी खुद तो कैसे है, सफेद रंग की, तो ये क्या है, सफेद रंग की होती है, वह चेहरे का रंग काला या भूरा होता है। ठीक है, वो भी कितने प्रतिशत, 90%। लेकिन 10% ऐसी भेड़ें भी होती है जिनका बॉडी का रंग भी क्या होता है, सफेद होता है, और मुंह का रंग भी क्या होता है, सफेद होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना, 10% भेड़ के चेहरे का रंग
सफेद होता है। अब आप देख सकते हो इसको, मतलब कि ब्राउन कलर इसका चेहरे का दिखाया हुआ है। तो ये क्या है, मोस्टली 90% या तो काला होगा या भूरा होगा, लेकिन 10% क्या है, सफेद भी हो सकता है। अब इसकी जो नाक देखोगे, नाक किस प्रकार की है, रोमन प्रकार की, ठीक है। तो नाक कैसी हुई, रोमन प्रकार की, नाक रोमन प्रकार की, रोमन प्रकार की। उसके बाद में बात करते हैं कि सबसे बढ़िया, ये देखो ऊन, देखो आप कितनी अच्छी क्वालिटी की फोटो के अंदर ये आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो सबसे उच्च क्वालिटी की ऊन क्या इससे प्राप्त होती है, ठीक है ना। सबसे उच्च क्वालिटी की अपने को कारपेट ऊन इससे प्राप्त होती है, कारपेट ऊन, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, इसके मेमनों की मृत्यु दर अत्यधिक होती है, ठीक है ना। तो मेमनों की मृत्यु दर सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है। क्यों, इसका रीजन यह है कि इसके जो मेमने हैं उनको पैदा होने के बाद में जो दूध होता है वो बहुत कम मात्रा में मिल पाता है, जिसके कारण क्या है, इसके मेमनों की मृत्यु दर ज्यादा रहती है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं इसके कुछ अन्य टॉपिक्स की। इसके जो कान होते हैं, कान छोटे होते हैं, जिसे आप कह सकते हो नलीनुमा। कान क्या होते हैं, छोटे होते हैं, थोड़े मुड़े होते हैं। देखो नलीनुमा कान स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं आपको, छोटे और नलीनुमा इस प्रकार मुड़े हुए हैं, ठीक है ना। इसके बाद में इस पे या इस प्रजाति को बचाने के लिए राजस्थान में एक जगह प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। कहां पर, कोडम देसर बीकानेर, कोडम देसर बीकानेर। यहाँ पे क्या है, इस प्रजाति को बचाने के लिए एक प्रजनन फार्म स्थापित किया गया है, जिससे क्या है, यह प्रजाति क्या है, विकसित ज्यादा की जा सके। क्यों, क्योंकि इसके मेमनों की मृत्यु दर क्या है, ज्यादा होती है, ठीक है ना। एक बार आप इसको देखिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं अपने आगे। चलो, ऊन उत्पादन की वैसे भी बात करें तो लगभग 2 से 2.5 किलोग्राम तक ऊन उत्पादन की बात करें, ऊन उत्पादन यही रहता है लगभग 2 से 2.5 किलोग्राम पर ईयर। और नर व मादा सींग रहित होती है, नर व मादा सींग रहित, ठीक है। इसके बारे में इतने क्वेश्चन थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। बस आप तो ये याद रखना कि सबसे जो बेस्ट क्वालिटी की ऊन है राजस्थान में, भारत में वो किससे मिलती है, चोखला से मिलती है। और चोखला को भी भारत और राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट ब्रीड की। नेक्स्ट ब्रीड जैसे आप देखोगे तो आपको देखते ही समझ में आना चाहिए। आपको इसकी 2 विशेषताएं देखो। सबसे पहले ये देखो कि इसकी ऊन का रंग देखो। ऊन का रंग आपको दिखाई दे रहा है किस कलर का, पीले रंग का, पीला, ठीक है। अब दूसरी विशेषता देखो इस नस्ल की, इसके कान देखिए आप, कान आपको किस प्रकार के नजर आ रहे हैं, कान नजर आ रहे हैं आपको पत्ती के समान, लीफ लाइक, पत्ती के समान, ठीक है। तो ये 2 विशेषताएं जैसे आपने सुनी, आपके समझ में आ गई है कि कौन सी नस्ल है। तो यह नस्ल है नाली। और उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति है नाली नस्ल का हनुमानगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला, ठीक है। नाली नाम क्यों पड़ा, क्योंकि आप सभी ने एक नदी का नाम सुना होगा, सरस्वती नदी, ठीक है, जिसे घग्गर नदी भी कहते हैं, जिसे नट नदी भी कहा जाता है, जिसे मर्क नदी भी कहते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान में उसके भाग क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, हाकरा, ठीक है। तो उस नाली के आसपास कौन सी नस्ल पाई जाती है, यह है भेड़ पाई जाती है, इसीलिए इसको नाम क्या दे दिया, नाली नस्ल नाम से ही जाना जाता है।
विशेषता की बात करूं तो दो विशेषता मैंने बता दी है। पहली विशेषता है कि ऊन का रंग कैसा होगा, पीला होगा, और दूसरी विशेषता यह है कि कान कैसे होते हैं, लीफ लाइक, पत्ती के समान कान होते हैं। और तीसरी विशेषता की मैं बात करूं तो इसे किसान भेड़ नाम से भी जाना जाता है। इसे किसान भेड़ नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह कम चारा खाकर और अच्छे मतलब एनवायरमेंट के अंदर सर्वाइव आसानी से कर सकती है। चाहे नाली क्षेत्र हो या उसके आसपास चोरू का क्षेत्र हो, ठीक है ना, वहां पे क्या आसानी से यह पाली जा सकती है। इसीलिए इसको एक विशेष टर्म दे दी, किसान भेड़ नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा इसकी कोई विशेषताएं नहीं है। ठीक है, एक बार इसको देखो, फिर बात करते हैं नेक्स्ट ब्रीड की। ऊन उत्पादन वही रहता है 1.5 किलोग्राम के लगभग, 1.5 किलोग्राम पर ईयर। वूल प्रोडक्शन उसी का पूछेंगे जिसका सर्वाधिक होता है, जैसे मेरिनो होगी, उसके बाद में चोकला का बता दिया, ठीक है ना, सभी का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट नस्ल। देखो, चेहरा देखते ही पहचानना पड़ेगा कि कौन सी नस्ल है। तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल गहरा काला चेहरा है जी। तो गहरा काला चेहरा किस नस्ल की विशेषता है, बात करते हैं। देखो, तो यह नस्ल आपकी मारवाड़ी की उत्पत्ति की बात करें तो मारवाड़ क्षेत्र होगा। मारवाड़ क्षेत्र सभी जानते हो कौन सा, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर और कुछ पाली क्षेत्र भी काउंट किया जाता है। ठीक है ना, ये है मारवाड़ का क्षेत्र। ठीक है, अब बात करते हैं विशेषताओं की। विशेषता की बात करें तो मारवाड़ी नस्ल की सबसे पहली विशेषता तो चाहे भेड़ हो चाहे बकरी हो, मैंने उसमें भी आपको बताया था कि सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता, सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, क्षमता। ठीक है, उसके बाद में बात करें तो टांगे लंबी व मजबूत होती है। टांगे लंबी व मजबूत होने के कारण लंबा सफर तय करने में सक्षम है। ठीक है, टांगे लंबी व मजबूत होने के कारण, देखो इसकी टांगे आकृति से ही दिखाई दे रही है। ठीक है ना, तो टांगे लंबी व मजबूत होने के कारण क्या, लंबा सफर तय करने में यह सक्षम होती है। ठीक है, उसके बाद में बात करें तो राजस्थान में संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। राजस्थान में संख्या के आधार पर सर्वाधिक। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं थी जो कि अपने क्या है पाई जाती है। ठीक है ना, तो राजस्थान में संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा यह नस्ल पाई जाती है। और नर व मादा में क्या है, सींग नहीं पाई जाती। नर व मादा सींग रहित होते हैं। ठीक है, चलो एक बार देखो इसको। और एक बात और याद रखना कि विदेश में इसकी ऊन को किस नाम से जाना जाता है, जोरिया। विदेश में इस नस्ल की ऊन को जोरिया नाम से जाना जाता है, मारवाड़ी नस्ल। ठीक है ना, चलो बात करते हैं नेक्स्ट ब्रीड की। देखो सर, देखने से ही पहचान जाओगे, क्यों? क्योंकि उनकी विशेषताएं देखो और चेहरा देखो। ठीक है, चेहरे पे आपको एक विशेषता नजर आ रही है क्या, ये देखो,
भूरे रंग की क्या पाई जा रही है, पट्टी, इसकी आंखों के चारों ओर क्या है, भूरे रंग की पट्टी पाई जा रही है। तो यह विशेषता एक ही नस्ल की थी। सबसे पहले बात करते हैं अपने जो नस्ल है, चलो यह मगरा, मगरा नस्ल की बात करें, उत्पत्ति है इसकी बीकानेर, बीकानेर। उसके बाद में बात करते हैं इसकी विशेषता की। विशेषता सबसे पहले मैंने बता दिया, जो मुख्य विशेषता है क्या, कि आंख के चारों ओर भूरे रंग की पट्टी पाई जाती है, पट्टी पाई जाती है। यह इसकी मुख्य विशेषता है। इसके बाद में मगरा है, इसे बीकानेरी चोकला भी कहते हैं, इसे बीकानेरी चोकला कहते हैं, बीकानेरी चोकला कहते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा आंख के चारों ओर भूरे रंग की पट्टी पाई जाती है, लेकिन एक ऐसी नस्ल भी है राजस्थान की जिसके जबड़े के पास भी भूरे रंग की पट्टी पाई जाती है, दोनों ब्राउन कलर की, ठीक है ना, और ओरिजिन एक ही जगह है। आपने नाम सुना होगा पुगल, ठीक है। चलो देखते हैं पुगल नस्ल को एक बार, पुगल नस्ल का डायग्राम देखते हैं अपने। पुगल, उसकी विशेषता भी साथ में पढ़ लेते हैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। चलो पुगल नस्ल को इसलिए ले लिया क्योंकि दोनों समान हैं, ठीक है ना। आप देखोगे तो आपको सेम नजर आएगी, इसीलिए सबसे पहले अपने दोनों का कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पुगल नस्ल, ठीक है। चेहरा देखने पे ब्लैक आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये देखो इस प्रकार यहाँ पे क्या है कि भूरे रंग की पट्टी पाई जा रही है सर, ठीक है ना। क्या, ये देखो इसके जबड़े के आसपास क्या है, इसके जबड़े के पास में, जबड़े के पास भूरे रंग की पट्टी, भूरे रंग की पट्टी। दोनों में कंपेयर इसलिए किया ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। पूछे कि आंख के चारों ओर भूरे रंग की पट्टी किसकी विशेषता है, तो वो आपकी मगरा होगी, जिसे बीकानेरी चोकला कहते हो आप। लेकिन अगर पूछे जबड़े के पास में भूरे रंग की पट्टी पाई जाती है तो वो है पुगल नस्ल, ठीक है ना। और दोनों का कलर है वो सेम ही रहता है, ठीक है। देखो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट इसका ओरिजिन प्लेस दिया हुआ है, ठीक है। फेयरली वेल ब्लड एनिमल्स, ठीक है। ब्लैक फेस, ठीक है, ये कोई ब्राउन भी हो सकता है, ठीक है। लोअर जावा टाइपली लाइट ब्राउन, ये देखो जो नीचे का जबड़ा है वो किस प्रकार का है, भूरे रंग का है। और यही विशेषता अपने यहाँ पे बात की है। तो ब्राउन कलर भेड़ों में विशेषता नजर आए तो सबसे पहले एक बात याद रखना कि वह दोनों ही नस्ल कहां की है, बीकानेर की है। और ये आए कि आंख के चारों ओर भूरे रंग की पट्टी, ठीक है ना। तो कौन सी, मगरा। इस क्वेश्चन पे क्यों मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं, क्योंकि जेट में पूछा हुआ है और पूछेगा ये क्वेश्चन, वे आंख के चारों ओर भूरे रंग की पट्टी पाया जाना भेड़ की किस नस्ल की विशेषता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ठीक है। बोथ सेक्स आर कोल्ड, यानी सींग नहीं पाए जाते, मेल और फीमेल में दोनों में नहीं होते, इसमें भी नहीं होते, ठीक है ना। और इसके अलावा वूल प्रोडक्शन वगैरह अपने लिए कुछ काम का नहीं है। तो ये दोनों आप कंपेयर आप कर सकते हो। पुगल में ये कौन सी नस्ल है, पुगल, पुगल, ठीक है। आप इसको जूम करके देख लेना। और ये अपने कोर्स में नहीं थी इसलिए मैंने ज्यादा कचरा करवाया नहीं आपको, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट नस्ल इंपॉर्टेंट है जी, कौन सी, नाम देख लिया आपने, जैसलमेरी, जैसलमेरी। जैसलमेरी, जैसलमेरी नस्ल की बात करें अपने तो देखो चेहरा वही काला व भूरा ही रहेगा। चेहरा कैसा, चेहरा काला व भूरा, ठीक है।
उत्पत्ति जैसलमेर है तो जैसलमेर जिला ही होगा। पाई कहां पे जाएगी? जैसलमेर, जोधपुर, नागौर वगैरह उसी साइड में, मारवाड़ साइड में मुख्यतः पाई जाएगी। कोई सोचने की बात नहीं है। विशेषता की बात करता हूं। विशेषता पहली विशेषता मैंने बताई थी, चेहरा काला व गोरा होता है, ठीक है ना। दूसरी विशेषता की बात करूं तो 3-4 दिन तक बिना पानी पिए रह सकती है, बिना पानी पिए रह सकती है। उसके बाद में इसकी नाक देखो सर, नाक क्या होती है? वैसे ब्लैक कलर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन नाक क्या है? उभरी हुई, यानी रोमन नाक। इससे पहले रोमन नाक किसकी थी? चोकला की, ठीक है ना। तो तीसरी विशेषता ये होगी, ठीक है ना। रोमन नाक पाई जाती है, 3-4 दिन तक बिना पानी पिए रह सकती है। चौथी विशेषता की बात करूं तो वर्षा ऋतु के बाद प्राप्त की जाने वाली ऊन हल्के पीले रंग की होती है जी, हल्के पीले रंग की होती है। इससे पहले एक नस्ल बताई थी कि जिसकी ऊन पीले रंग की होती है, कौन सी थी वो? नाली नस्ल थी। लेकिन वर्षा ऋतु के बाद में अगर ऊन उतारेंगे अपने, कौन सी नस्ल की? जैसलमेरी की, तो उसकी ऊन का कलर भी कैसा होगा? हल्का पीला होगा साहब। पांचवी बात करें तो सबसे लंबी ऊन देने वाली राजस्थान में सबसे लंबी ऊन देने वाली, यानी ऊन की जो लंबाई होती है ना, लेंथ है, वो क्या होगी? ज्यादा होगी अन्य नस्लों के। राजस्थान की जितनी भी नस्लें हैं उसमें अगर बात करें कि सबसे लंबी ऊन का जो रेशा पाया जाएगा वो किसका होगा? जैसलमेरी नस्ल का होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें कि सबसे सुपीरियर क्वालिटी, तो वो तो चोकला है, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। एक बार इसको आप देख लो, उसके बाद बात करते हैं अपने। चलो दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट नस्ल की। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट नस्ल है जी, याद करनी पड़ेगी। नाम तो देख लिया, कौन सी है? सोनाड़ी क्यों कहा, किस लिए कहा, बात करें, ठीक है। चलो इसको छोड़ो, अपने वैसे बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्षेत्र में पाई जाती है। तो यह सोनाड़ी जो नस्ल है वह पाई जाएगी उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा आदि। जो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा ये क्षेत्र है, वहां पे कौन सी नस्ल पाई जाती है? अपनी सोनाड़ी नस्ल पाई जाती है, ठीक है। यानी मारवाड़ क्षेत्र आप कह सकते हैं। कौन सा क्षेत्र? मेवाड़ क्षेत्र, मारवाड़ नहीं, मेवाड़ क्षेत्र, महाराणा प्रताप जहां के थे, मेवाड़, ठीक है। अब बात करते हैं विशेषता। एक तो इसका अन्य नाम याद रखना, इसे चनोत्थर नाम से जाना जाता है। चनोत्थर, किस नाम से? इसे चनोत्थर नाम से जाना जाता है। उसके बाद में यह एक क्या है? त्रिप्रयोजनीय नस्ल है जी, यानी दूध, मांस प्लस ऊन तीनों के लिए पाली जाती है, ठीक है ना। उसके बाद में अगर बात करें दूध उत्पादन का, तो लगभग 1 लीटर पर डे इसका क्या है? दूध उत्पादन प्राप्त किया जाता है या किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसकी अन्य विशेषता की। तो कान क्या होंगे? बड़े होंगे, कान बड़े व चरते समय जमीन को स्पर्श करते हैं, ठीक है। यानी कान क्या होंगे? बड़े होंगे और चलते समय जमीन को स्पर्श करेंगे। यह बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि
जितनी भी पहाड़ी क्षेत्र में नस्लें पाई जाती है, भेड़ की हो, बकरियों की, उनके कान बड़े होंगे और चरते समय जमीन को स्पर्श करेंगे। इसी प्रकार मैंने बकरी की भी नस्ल बताई थी, कौन सी, सिरोही नस्ल बताई थी, ठीक है ना। चलो अब देखो कि इसको सोनाड़ी नाम से क्यों जाना गया, ठीक है ना। तो इसकी जो ऊन है, ठीक है ना, हल्के पीले रंग की है, सोने जैसी कह सकते हैं, इसीलिए क्या नाम दे दिया, सोनाड़ी नाम दे दिया, ठीक है। तो देखो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा वगैरह इस क्षेत्र में पाई जाती है सोनाड़ी विद गोल्डन फाइबर, यानी इसकी जो ऊन का रंग कैसा, सोने जैसा, गोल्डन फाइबर है, इसीलिए इसको किस नाम से जानते हैं, सोनाड़ी, ठीक है, सोने, गोल्ड का कलर, ठीक है। और फेस पे लाइट ब्राउन फेस है, ठीक है। ईयर्स आर लॉन्ग, फ्लैट एंड ड्रॉपिंग, ये बात भी मैंने लिख दी है, ठीक है ना। ये देखो फ्लैट है, लंबे है, ड्रॉपिंग है नीचे, बोथ सेक्स आर पोल्ड, यानी नर व मादा सींग रहित है, ठीक है। इसके अलावा कोई खास बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये अपनी कुछ मुख्य ब्रीड्स थी, इसके अलावा कुछ अन्य नस्लें भी रही है जो अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।